नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रमुख आधार पुस्तक है हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड। क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय संख्या है अपने 13। अध्याय संख्या 13। सुमित्रा नंदन पंत जी को इनको किस नाम से इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकृति सौंदर्य, इनको प्रकृति के अनुपम कवि या चितेरे कवि भी कहा जाता है। प्रकृति के अनुपम या चितेरे कवि, इन्होंने प्रकृति का जो वर्णन किया है वो जीवंत और सजीव वर्णन किया है। इनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं हम कि इनका जन्म हुआ था सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो बनारस और इलाहाबाद में हुई और आज़ादी के आंदोलन के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपना कॉलेज शिक्षा इन्होंने छोड़ दी थी। छायावाद कविता के प्रमुख स्तंभ माने जाते रहे थे कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य क्षितिज, यानी इन्होंने जब काव्य रचनाएं लिखी हैं वो करीब 1977 तक इनकी रचनाएं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इनका यानी 1977 में उनका देहांत हो गया था। इनकी रचनाओं में प्रभाव दिखाई देगा। अलग अलग चरणों में इन्होंने रचनाएं की हैं, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से ये बहुत ही प्रभावित हुए थे। ये प्रकृति प्रेमी और कल्पना के कोमल कवि माने जाते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख वो है वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिसके लिए इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो रचनाएं हैं पंत जी की कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग यानी आपसी संबंधों की पहचान कराती है। हिंदी कविता को इन्होंने एक नवीन अभिव्यंजना दी है, यानी नई अभिव्यक्ति, नया प्रयोग कैसा किया जाए। छायावाद काल के ये कवि हैं, तो छायावाद काल के कवियों ने नया प्रयोग ही किया है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है, ऐसा इन्होंने माना है और इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। जो इनकी भाषा है वो सरल, सहज और खड़ी बोली भाषा है। सरल शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्यों में किया है। वहीं मधुर और सूक्ष्म भाव इन्होंने प्रयुक्त किए हैं और जहाँ खड़ी बोली आती है तो वहाँ तत्सम और तद्भव शब्द तो सहज रूप में आ ही जाते हैं। ठीक है, प्रकृति का वर्णन और संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग हो ऐसा नहीं हो सकता। तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने सटीक शब्दों का चयन करने के कारण इन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। जो प्रस्तुत कविता आपके दी गई है ग्रामश्री में कविता में पंत जी ने यानी सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा यानी सुंदरता और समृद्धि का मनोहरी वर्णन किया हुआ है। खेतों में दूर तक फैली हुई लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती, गंगा किनारे इन्होंने जो वर्णन किया है वहाँ उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति का वर्णन हुआ है। ठीक है, और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति कराती है ये कविता। आप ही गंगा किनारे जरूर पहुंच जाओगे जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत जो कविता दी गई है इसमें कहा कि पूरी धरती के रोमांचित होने का, जो जौ और गेहूं में बालियां आने का, और किस तरीके से चारों ओर पीली सरसों फूल गई है, या उसकी जो तेलीय गंध यानी जब सरसों के बाग खेतों में हम जाते हैं तो वो भीनी भीनी तेल की खुशबू आती है। तो सारा वर्णन आज आपको आज इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं
चूंकि छायावाद काल के ये कवि थे तो इनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन है तो शांत रस और प्रसाद गुण देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी शांत रस का प्रयोग और प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और अलंकार आएंगे सहज रूप में इनके। उपमा, रूपक, अनुप्रास वो कहाँ कहाँ होंगे वैसे जब हम काव्य पढ़ेंगे तो उसके साथ मैं आपको बता दूंगी। अनुप्रास और जब प्रकृति का वर्णन होता है तो मानविक अलंकार तो आता ही आता है। ठीक है, अब किस तरीके से कि भी क्या बताया गया है उसके बारे में तो हम इसको अंश के रूप में पढ़ेंगे, जिसके पहला अंश है उसको हम जान लेते हैं। पहले अंश में किसका वर्णन किया गया है कि खेतों में दूर तक, जो दूर तलक तक फैली, खेतों में दूर तलक, तलक यानी बहुत दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक। ठीक है, मखमल की कोमल हरियाली कैसी फैली हुई है, फैली खेतों में दूर तलक यानी दूर दूर तक खेतों में मखमल के जैसी क्या छाई हुई है, हरियाली, कोमल हरियाली छाई हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, जिससे ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें जब उस कोमल हरियाली पर वो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये रवि की किरणें चांदी के समान उजली जाली के समान इसके ऊपर लग रही है। हरियाली तो ऐसे है ही है और उसके ऊपर जो सूर्य की किरणें ऐसे पड़ी हुई है, सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो सूर्य की किरणें किसके समान, चांदी की उजली जाली के समान लग रही है, यानी चांदी की उजली जैसे ये सुशोभित हो रही है। तो चांदी की सी उजली जाली, चांदी के समान उजली जाली के जैसी लग रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ठीक है, फिर देखिए कि तिनकों के हरे हरे तन पर, किस पे, तिनकों के यानी घास के तिनके, और वो कैसे हैं, हरे हरे, तो उनके हरे हरे शरीर पर क्या है, हील हरित रुधिर है रहा झलक, क्या लग रहा है, और जो हरे हरे तिनके जो धूप में जो हिल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि उनके हरे हरे रंगों में से, हरे हरे उनके अंगों में से, हरे हरे तन पर ऐसा लग रहा है वो हिलते हुए, कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हरा रुधिर यानी हरा हरे कलर का लहू खून उसमें से झलक रहा हो, है नहीं, लेकिन ऐसी कवि ने क्या की है, कल्पना की है अपने आप में। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, क्या झुका हुआ है, श्यामल भूतल पर, यानी जब धरती पर चारों ओर क्या हरियाली छाई हुई दिखाई देती है, तो हरियाली छाई हुई दिखाई देती है तो श्यामल भू यानी वो आकाश भी कैसा दिखाई देता है, श्यामल यानी श्याम वर्ण का दिखाई देता है, हरे और नीले रंग का जो मिश्रित रंग होता है, तो उसके जैसा आकाश भी नीला और साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर झुका हुआ है नभ का चीर, यानी ये ऐसा लग रहा है कि इस आकाश का आकाश रूपी जो चीर यानी वस्त्र है, निर्मल जो स्वच्छ है, नील फलक जिसको ये जो नीला विस्तार इसके ऊपर झुक रहा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो हरियाली रूपी स्त्री ने इस आकाश रूपी आंचल को अपने सिर पर ओढ़ रखा है। और धरती और आकाश का जो ये अद्वितीय मिलन है वो बहुत ही कैसा है, अपूर्व है, अनोखा है और अद्भुत शांति देने वाला है। ठीक है, समझ में आया ना कि कवि क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो हरियाली जो खेतों में छाई हुई रहती है गांवों में ही देखने को मिलती है, शहरों में तो कहाँ नसीब होती है, यानी दूर तलक खेतों में मखमल की कोमल के समान फैली हुई हरियाली ऐसी लग रही है। और उसके ऊपर जो सूर्य की किरणें छिटकी हुई है तो वो चांदी की एक उजली जाली के समान सुशोभित हो रही है। और वहीं जो इसके हिलते हुए हरे हरे शरीर यानी हरे हरे अंगों से जो हिल रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे हरे रंग का लहू टपक रहा है, झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आकाश भी कैसा हो गया है, जब जैसा प्रकाश पड़ता है तो वापस वो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन में परावर्तन होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है, तो वो हरा रंग वापस थोड़ा ऊपर जाता है, तो आकाश का नीला रंग और वो
इसका किसका, हरियाली का हरा रंग, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो श्यामल रंग का अलग ही रंग बनता है एक। तो उस रंग का देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये हरियाली रूपी स्त्री है जिसने आकाश रूपी क्या ओढ़ रखा है, आकाश रूपी आंचल ओढ़ रखा है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर ये क्या बता रहा है कवि ने, यहाँ पे किसका वर्णन किया है, कवि ने वर्णन किया है यहाँ पे रूपक अलंकार। ठीक है, यानी हरियाली रूपी स्त्री और आकाश रूपी आंचल, तो यहाँ रूपक अलंकार, यानी पूरे में वैसे रूपक अलंकार ही है। और किसका वर्णन हुआ है यहाँ पे, यानी ग्रामीण संस्कृति का सजीव या जीवंत वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाए, यानी इस पूरे का भाव बताइए, यहाँ कवि ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है और ग्रामीण संस्कृति को, यानी ग्रामीण संस्कृति का एक सुंदर सजीव वर्णन किया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा अंश क्या क्या बता रहा है। दूसरे अंश में कवि को क्या प्रतीत होने लगता है, रोमांचित सी लगती वसुधा। अब ऐसा लग रहा है कि ये वसुधा यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी कैसी लगने लगी है, रोमांचित सी लगने लग रही है। कैसे कि ऐसा लग रहा है कि ये प्रसन्नता से भर उठी है। आई जो गेहूं में बाली, जौ में और गेहूं में क्या आ गई है, बालियां आ गई हैं। बालियां आना मतलब जो गेहूं बोए जाते हैं तो उसके ऊपर ये इस तरीके से जो बनते हैं ये, ठीक है, और तो इसको क्या बोला जाता है, इस ऊपर वाले को, जिसके अंदर गेहूं के दाने पहले तो कच्चे कच्चे लगते हैं फिर वो भर जाते हैं तब, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, बाली, गेहूं की बालियां। ठीक है, जिसके अंदर अनाज पकता है, इसको गेहूं की बाली बोला जाता है। और जौ का भी पौधा इसी तरीके का होता है। ठीक है, आप खेतों में देखिएगा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, और अभी तो गेहूं ही बोए हुए हैं। और फिर और जो दूसरे खेतों में देखता है तो वहां वो कवि को क्या नजर आता है, अरहर और सनई, यानी पटसन होता है जिसके छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। सनई यानी पटसन की खेती की जाती है, उत्तर प्रदेश वहाँ उन क्षेत्रों में की जाती है। तो अरहर और सनई यानी पटसन की जो उनकी जो सुनहरी जो फलियां लगी हुई है, उनके ऊपर भी क्या आई हुई है, सुनहरी फलियां, यानी सोने जैसे रंग की सुनहरी है। तो उन सुनहरी फलियों को देखकर कवि को क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पृथ्वी रूपी स्त्री के ये कमर की क्या है, करदनी, कमर में पहना जाने वाला एक घुंघरूदार गहना होता है जिसको करदनी बोला जाता है। किंकणियां यानी करदनी है शोभाशाली। ये अरहर और किसकी, पटसन की जो सुनहरी फलियां जैसी जो लगी हुई है, वो ऐसा लग रहा है ये, यानी ये इसके किसके, वसुधा रूपी स्त्री के कमर पर करदनी के समान शोभा पा रही है। फिर उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब ये सरसों भी पीली पीली हो गई, यानी पक चुकी है, फूल चुकी है। और इसमें जब इसके पकने के बाद इसके बीजों से है तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल, तो इसके बीजों से जब ये पक गया है तो इसके भीनी भीनी तेल की गंध आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली यानी अलसी, जिसे तेल निकाला जाता है, अलसी का तेल। अब देखो सरसों भी हुआ तो यहाँ नीलम की कली, यानी जो नीलम की, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलम की कलियों के समान, नीलम एक रत्न होता है नीले कलर का, जिसको नीलम, यानी नीलम एक रत्न की ऐसे कलियों के समान ऐसा लग रहा है। जो अलसी के जो, यानी तीसी नीली, यानी अलसी के जो नीले फूल हैं, अलसी के जो नीले फूल हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये नीलम की कलियां हैं जो किसके, इस वसुधा रूपी स्त्री के गहनों में सुशोभित हो रहे हैं। तो देखो कितना सुंदर चित्रण किया है ग्रामीण संस्कृति का, यानी ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण दृश्य का, बहुत सुंदर है।
यानी वसुधा अपना रोमांच कैसे प्रकट कर रही है, वो किस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है, यानी गेहूं की बालियों को देखकर जो उगाई है वो भी सुशोभित हो रही है, और जो सरसों की पीली पीली हैं उनसे जो तेलों की भीनी भीनी जो खुशबू आती है उसको, इन सबको देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा है, वो उसको बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, अब देखिए कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिलना यानी मिल जाना, ठीक है, मिली जुनी, अपन बोलते हैं हिल मिल कर रहना, मिलजुल कर, तो मिलने जुलने का। रंग रंग के फूलों में रिलमिल यानी अलग अलग खेत में चारों ओर अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं, हंस रही सखियां मटर खड़ी, और ये जो मटर की फलियां हैं मखमली ऐसी लग रही हैं जैसे ये मानो ये सारी सहेलियां, इसकी क्या है, वसुधा की सारी सहेलियां हैं जो मिलकर हंस रही हैं। यहाँ मानवीकरण किया गया, देखो हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, और जो मटर के पौधे की ये जो मटर की फलियां हैं ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या है, मखमली पेटियां इसके लटकी हुई हैं। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजों की लड़ी, यानी इसके मटर के बीज होते हैं, मटर के दाने, तो ये क्या किसके समान लग रही, छिमिया यानी फलियां, फलियां हैं जो अपने अंदर बीजों को छिपाए खड़ी हैं। ठीक है, और क्या है, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग बिरंगी तितलियां फिर रही है, और वो किसके यानी रंग रंग के फूलों पे सुंदर फिरती हैं रंग रंग की तितलियां। फूल फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से, वृंतों पर, ऐसा लग रहा है डंठल यानी इस सिरे से, किसे, वृंत यानी डंठल, जैसे ये फूल लगता है ये अब दूसरे पे, फिर यहाँ दूसरे पौधे के उसके रंग बिरंगे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रंग बिरंगे फूल क्या कर रहे हैं, इस सिरे से इस सिरे पर, या इसके वाले इस सिरे से इस सिरे पर, ऐसा लग रहा है कि ये उड़कर वहां जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, यानी ये अटकेलियां कर रहे हैं, इधर उधर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, या एक दूसरे को अपना संदेश दे रहे हैं, या उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, आ गया ना समझ में आपको। तो इस पूरे में मानवीकरण किया गया है, यहाँ शब्द की आवृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे भी है तुकबद्ध रचना है, देखो तुक मिलान किया हुआ ना, ये यहाँ देखो ये किस तरीके से तुक मिल रहा है, तो तुकबद्ध रचना की गई है। और रंग बिरंगी तितलियां किस प्रकार सुशोभित हो रही है कि वो फूल, ऐसा लग रहा है कि फूल पर फूल मंडरा रहे हो, जो तितलियां इधर उधर उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो तितलियां नहीं होकर क्या है, फूल स्वयं इधर उधर उड़ रहे हो, तो यहाँ मानो कल्पना की गई है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, फिर देखिए चौथा अंश देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, और अब क्या हो रहा है, अब किसका वर्णन किया है कि आम की पेड़ स्वर्ण मंजरियां, मंजरियां यानी आम के बोर, वो कच्ची कैरी होती है वो आम के बोर यानी जो वो लगते हैं वो इस तरीके से, वो फिर उसमें से वो कैरी फूटती है, फिर वो आम बनता है। लद गई आम्र तरु की डाली, उससे किससे हो गया है, यानी आम के पेड़ किससे, रुपले और सुनहरे बोरों से लद गई है। ठीक है, यानी पहले वो पुष्प आता है फिर उसमें से वो फल निकलता है ऐसे। ठीक है, और जर रहे हैं डाक पीपल के दल, और इसके साथ साथ अब क्या गया, पतझड़ ऋतु आने लगी, तो उससे क्या, डाक और पीपल के दल, यानी पीपल के दल यानी पत्ते क्या हो रहे हैं, जर रहे हैं, यानी जड़ रहे हैं, जड़ने लगे हैं। वहीं हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल मस्त होकर यानी मतवाली होकर वो क्या कर रही है, कूक रही है, यानी बोलने लगी है। मैं के कटहल मुकुलित जामुन, और कटहल पक गए हैं, कटहल का पेड़ महकने लगा है। वहीं अध खिले, मुकुलित यानी अध खिले, पूरे नहीं होकर आधे खिले हुए, मुकुलन आपके विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा आपको, अध खिला। जामुन भी उग गए हैं, यानी जामुन भी लग गए हैं, लद गए, जामुनों से वृक्ष लदने लगे हैं। जंगल में जरबेरी झूली, और जंगल में क्या, जरबेरियां, क्या जरबेरी क्या होती हैं,
यानी दाडिम से, ठीक है, झूलने लगी हैं। फूले आड़ू एक प्रकार का फल होता है ये, ठीक है। आड़ू, नींबू, दाढ़ी मैनी, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, सब्जियां क्या, फल क्या, पुष्प क्या, सब क्या हो गए हैं, सब फूलने फलने लगे हैं, यानी ये सारी सब्जियां पैदा हुई है, फल पैदा होने लगे हैं। तो इस प्रकार ये वर्णन कवि ने किसके, दो ऋतुओं के मध्य का किया है। देखो पतझड़ ऋतु भी है, पतझड़ ऋतु के बाद वसंत ऋतु आती है, तो ये किसका, शिशिर और वसंत के संधि काल का है। शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु के मध्य का वर्णन है पतझड़ ऋतु में, ठीक है। जब पूरी तरीके से पक जाते हैं, पकने के बाद ही वो झरने लगते हैं, यानी जैसे पता लगता है, पता वो नया होता तब तक तो ठीक, पूरी तरीके से पक जाता तो वो पीला पड़ जाता, पीले पड़ने के बाद वो झड़ने लगता है, तो उसी ऋतु को पतझड़ ऋतु से जाना जाता है, ठीक है। और कवि ने कितना सुंदर यहाँ पे क्या किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है। अब इसमें आपके प्रश्न पूछा जाए कि ये वर्णन कौन सी ऋतु का है, तो यहाँ आप अच्छे से बता सकते हो कि ये वर्णन किसका, वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु के मध्य काल का, यानी पतझड़ ऋतु का वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी इस ऋतु में आम पे बोर आने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है, पीपल और के पत्ते झड़ने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ जरबेरी का मतलब क्या है, एक मिनट, जरबेरी का मतलब है बेर, ठीक है। और देखिए अब आगे पांचवा अंश क्या कह रहा है कि पीले मीठे अमरूदों में, पीले और मीठे मीठे अमरूद है पक गए हैं, अब लाल लाल चित्तियां पड़ी और उन अमरूदों पर वो पीले और मीठे हो गए हैं, तो उनके पकने का जो प्रमाण देते हैं, यानी जब वो पक जाते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से लाल लाल चित्तियां दिखाई देने लग गई हैं। इसका मतलब अब ये अमरूद भी मीठे हो गए और पक गए हैं। पक गए सुनले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। और क्या हो गया कि बेर भी पककर मीठे और सुनले हो गए हैं, और वहीं आंवलों के पेड़ की डालें भी, तरु यानी वृक्ष, यानी किसके, आंवलों के पेड़ों की डालें भी आंवलों से लद गई हैं। ल ल पालक में धनिया, लौकी और सेम फली फैली। और क्या हुआ, पालक की खेती लहलाने लगी है, धनिया जो खेतों में उगा है वो महकने लगा है, ठीक है। लौकी और लौकी और सेम की फलियां लगकर चारों ओर फैल गई हैं। लौकी नीचे ही फैलती है तो वो पूरी तरीके से फैल गई। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और ऐसा लग रहा है कि टमाटर तो मखमली लाल हो गए, यानी वो पूरी तरीके से पक गए तो लाल हो गए, और वही मिर्चों के गुच्छे भी एक बड़ी बड़ी हरी हरी थैली के समान लगने लगे। मिर्चें ऐसे गुच्छों में लगती हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मिर्चों की क्या है, एक बड़ी हरी थैली के समान लग गई है, यानी थैलियाँ लग गई हैं। तो यहाँ किस प्रकार किन किन फलों का या सब्जियों का वर्णन हुआ है, या प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है उसका वर्णन कीजिए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। या यदि आपसे पूछा जाए कि पालक का रंग कैसा होता है, या तो पालक लहलाने लगा, तो पालक यानी पत्तेदार सब्जियां होती, पत्तेदार सब्जियां कैसी होती हैं, हरी रंग की होती हैं। तो यहाँ क्या परिवर्तन आया है उसका आप वर्णन कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां से आपको बता दूंगी, ठीक है। और क्या हुआ देखो, अब आगे देखिए छठा अंश क्या कह रहा है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। और जो गंगा की सतरंगी रेती है, उस रेत के ऊपर जब वो पानी की लहरें आती हैं जाती है, तो पानी की लहरों के आने जाने से रेत पर इस तरीके की ये बन जाती है सतरंगी, यानी क्या बन जाती है, ऐसा लग रहा है कि बालू, कैसी बालू यानी रेत, ठीक है। गंगा के किनारे सतरंगी रेत में कैसे वो जब लहरें आकर जाती हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ से सांप चलकर गए हो, ठीक है। यानी सांपों के चलने से जो निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, निशान अंकित, निशान
सांपों के चलने के निशान जैसे लग रहे। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर खरबूजों की खेती। और क्या सुंदर लग रही है, जो तट पर यानी गंगा के किनारे सरपत के सुंदर पौधे हैं। सरपत यानी जो कुश के बनाए जाते हैं ना, जो चटाई आती है, तो चटाई के लिए जो पौधा होता है वो किसका होता है, सरपत नामक पौधे से ही उनको चटाई को कुश यानी कुश का आसन बनाना चाहिए, तो उस सरपत से ही ये बनता है। ठीक है, फिर तट पर खरबूजों की खेती। और किसकी खेती हो गई है, बहुत ही सुंदर तरबूज भी लग गए हैं। अंगुली की कंगी से बगुले। और ये बगुले क्या कर रहे हैं, यहाँ गर्मी आ गई, देखो तरबूज तो गर्मियों में ही आते हैं, तो तरबूजों की खेती। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। और ऐसा लग रहा है जैसे बगुले अपनी पैरों की अंगुलियों से, कलंगी यानी अपने जो सिर के ऊपर का होता है वो, ये पक्षियों के ये ऊपर का होता है ना, यहाँ तो चोंच होती है, इसके ऊपर ये जो थोड़ा ऐसे रोए रहे बालों जैसा होता है वो, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी उंगली से जो जब वो अपना पंजा ऐसे ऊपर घुमाता है तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी कलंगी को संवार रहे हो। ठीक है, और क्या हो रहा है कि तीरते जल में सुरखाब बोलते हैं, एक चकवा और चकवी नामक पक्षी होते हैं। ये पक्षियों का जोड़ा होता है जिनको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो ये चकवा और जो है वो भी क्या कर रहे हैं, पक्षी जल में तैर रहे हैं। किस पे, पुलिन पर। पुलिन यानी किनारों पर। जल में तो कौन तैर रहे हैं, चकवा पक्षी उसमें तैर रहे हैं। वहीं पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। एक पक्षी है जो किस पे, उस जल के किनारे पर ही आकर बैठता है। एक प्रकार की चिड़िया की प्रजाति है ये मगरोटी। ठीक है, चिड़िया की एक प्रजाति है। नन्ही चिड़िया उन किनारों पर सो रही हैं। ठीक है, तो अब ये आप इस वीडियो को जब अच्छे से सुनेंगे तब इसमें से जो इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आप अच्छे से इनका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम अंश देखिए, 7वां अंश कि हंसमुख हरियाली हिम आतप। अब क्या हो गया, सर्दी आ गई, सर्दी की धूप आ गई है। तो हंसमुख हरियाली हिम आतप यानी क्या हो रहा है कि हरियाली हिम आतप यानी इस सर्दी का, आतप यानी सर्दी का, आतंक या सर्दी का जो ताप होता है। अब आप कहोगे कि ताप तो गर्मी का होता है, लेकिन यह सर्दी का भी ताप बोला जाता है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, सर्दी की जो धूप होती है जब वो आती है तो सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से सोए। वो क्या कर जाते हैं, सारे जागने लग जाते हैं। तो किस तरीके से सर्दी की जब धूप आती है, जब हरियाली पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही है तो उसके ऊपर उसके अंदर एक अच्छी सी चमक आ जाती है। तो उस चमक को दर्शाने के लिए कवि ने इसका विशेषण, हंसमुख विशेषण का प्रयोग किया है। जो सुख से अलसाए से सोए पड़े थे भीगी अंधियाली में, यानी रात्रि की भीगी हुई अंधेरी रात में, तारक स्वप्नों में से, जो तारों के सपनों में से खोए हुए थे, मरकत डिब्बे सा, किसका, मरकत डिब्बे का यानी पन्ना नामक एक रत्न है, पन्ना रत्न, डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलभ नभ आछान। जब वो सूर्य की सुनहली किरण उस धरती पर पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पन्ना, एक रत्न होता है हरे रंग का, जिसके ऊपर जब आकाश जो छाया हुआ दिखाई देता है वो उसके समान ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और निरुपम हिमांत में स्निग्ध यानी ये कोमल या स्नेह से भरा हुआ, कोमल शांत, निज शोभा से हरता जन मन। ये अपनी ही शोभा से जन यानी मनुष्य के मन को हरता है, यानी मनुष्य के मन को आच्छादित करता है, प्रसन्न कर देता है। ठीक है, यहाँ गांव की तुलना किससे किए जाने से, मरकत डिब्बे सा खुला गांव की तुलना किससे की है, इस पन्ने से भरे हुए एक डिब्बे से। तो यहाँ तुलना करने के कारण यह कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार।
ठीक है। हिम आतप, हरियाली, हिम आतप ह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। वर्णन किसका किया गया है? गांव की सुंदर छटा का, हरियाली से ओतप्रोत छटा का वर्णन किया गया है। आगे समझ में? फिर देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों बताया है? कवि ने गांव को इसलिए कि गांव में जो कोई भी जाता है तो वो उसकी शोभा इतनी अनोखी होती है कि उस शोभा को देखकर प्रत्येक मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है। वो भीतर से भीतर ही भीतर प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। जब वो खेतों में गेहूं को या अपनी फसल को देखता है या यूं ही जब हरियाली को देखते हैं तो भी मन बाग बाग हो जाता है, यानी मन प्रसन्न हो जाता है मनमोहक दृश्यों को जब देखते हैं तब। और वो गांव में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए गांव को हरता जनमन कहा है। दूसरा है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें शिशिर और वसंत ऋतु के मध्य मौसम आता है पतझड़, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, पतझड़ का अंतिम से लेकर वो प्रथम, ऐसे दोनों के मध्य का, जब आमों पे बोर पकने लगते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का यह वर्णन किया। उस हिसाब से ये शिशिर और वसंत ऋतु के मध्य का वर्णन है। तीसरा, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? क्योंकि यानी पन्ना, यानी मरकत यानी एक पन्ना रत्न होता है जिसका रंग हरा होता है, और जब जैसा वो हरा रंग होता है, जैसे गांव की हरियाली धरती पर जो सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती है तो वो हरियाली दमकने लगती है, जिसकी तुलना कवि ने किससे? पन्ने रत्न से की है। ठीक है, इसी कारण कवि ने उसको मरकत डिब्बे सा खुला बताया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अरहर और सन्नई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? कि अरहर और सन्नई के खेतों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे ये वसुधा रूपी स्त्री के क्या है, कमर में पहने गए जाने वाले करदनी के समान लग रहे हैं। जो इनकी जो सुनहली, जो पीली इनकी जो छटा होती है, उसको देखकर ही कवि ने ऐसा बताया है। ठीक है, फिर भाव पूछा है आपसे। पहला है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, तो इसका भाव क्या हो जाएगा कि जब गंगा नदी के किनारे जो पानी होता है, जब वो तट पर आकर वापस जाता है, तो उस तट पर आकर वापस जाने से जो धरती पर जो सांपों के समान आकृति, यानी सांपों के चलने से कौन सी आकृति बनती है, वैसी आकृति बन जाती है, और उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो अनेक रंगों वाले सतरंगी रेत के समान प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, दूसरा ख पूछा है कि हंसमुख हरियाली हिम आतम सुख से अलछाहे से सोए, तो इसमें कवि को कैसी लग रही है? धरती की हरियाली जब धूप के प्रकाश से जगमगाती हुई किसके समान? हंसमुख, या विशेषण का किसके लिए? हरियाली के लिए हंसमुख विशेषण शब्द का प्रयोग करके इसको और भी कैसा बनाया है? प्रभावशाली बनाया है। ठीक है, फिर छठा प्रश्न देखिए, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, तो इसमें किसकी देखो, इसमें शब्द की आवृत्ति भी हो रही है, वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, और इसके अलावा और किससे, यानी जो तिनको के ऐसे हिलने से, उनके अंगों से रुधिर के झलकने से मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार के साथ साथ यानी शब्द की आवृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश भी है, और वहीं ह वर्ण की आवृत्ति होने से देखो ह हिल में भी ह और यहाँ पे भी ह, तो ह वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, 3 अलंकार आए हैं आपके, कौन से? ह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास, और हरे हरे शब्द की आवृत्ति होना और अर्थ समान होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए कि इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वो भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो सीधी सी बात है, यहाँ कवि ने गंगा नदी का वर्णन, गंगा नदी का उल्लेख किया है, तो जब गंगा नदी का उल्लेख किया हुआ है तो ये उत्तराखंड का ही है, उत्तराखंड। अब चूंकि कवि जहाँ के रहने वाले थे उन्होंने वहीं का वर्णन किया है, प्रकृति में ही उनका
यानी प्रकृति की गोद में ही उनका पालन पोषण हुआ था, वो प्रकृति की गोद में ही रहे थे। और चूंकि कवि का जन्म स्थान भी अल्मोड़ा ही माना जाता है और ये वहीं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जिस तरीके की यहाँ वनस्पति का, फूलों का, सब्जियों का कवि ने वर्णन किया है, आमों का या तरबूजों की खेती होना, तो ये सारे ये इसी गांव के इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है। फिर रचना और अभिव्यक्ति में कवि ने पूछा है कि आपको ये कविता कैसी लगी है, भाव और भाषा की दृष्टि से उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ गंगा के किनारे गांव के कितना सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। सर्दी की समाप्ति में जो हल्की हल्की ठंड है, धूप सुहावनी लगने लगती है, तो जो यहाँ वर्णन किया हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और आप जहाँ तक हो सकता है हमेशा अपने स्वयं के विचार रखने चाहिए, ताकि आप सोचकर और विचार कर जब आप लिखते हो तो आपकी कल्पना शक्ति भी विकसित होती है और आपका दिमाग भी नई दिशा में काम करने लगता है और उसको एक दुगनी उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो भी दुगनी हो जाती है। एक तो आप देख कर लिखते हो और वहीं उसकी जगह यदि आपने देख लिया, उसको पढ़ा, वीडियो को अच्छे से सुन लिया और फिर आप जब उसका आप लिखने बैठते हो तब आप अपनी कल्पना शक्ति से जो लिखोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद भी रहता है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा, और इसमें प्रश्न संख्या 9 पूछा कि आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। ये आप स्वयं कर सकते हैं। मैं भी कविता लिखूंगी, आप भी लिखिएगा। ठीक है। जहाँ आप रहते हो उसके अनुसार ही लिखना है आपको। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ में बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और तक शेयर करने के लिए, लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।